एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक विस्टास का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ डिस्कस कर रहे थे। उसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से टिशानी दोशी, जो कि मद्रास की या चेन्नई की रहने वाली हैं, वो 100 घंटे की यात्रा करके, कुछ यात्रा वो टैक्सी से करती हैं, कुछ बाय एयर करती हैं और कुछ समुद्री जहाज़ से करती हैं। किस तरह से वो यात्रा करके एंटार्क्टिक पहुंचती हैं और एंटार्क्टिक पहुंच करके इतने अनइंटरप्टेड, अनावरुद्ध, विशाल, सफ़ेद उस महाद्वीप को देख करके उन्हें बहुत हैरानी होती है कि किस तरह से कभी गोंडवाना नाम का एक सुपर कंटिनेंट वहाँ पर एग्जिस्टेंस में रहा, अस्तित्व में रहा, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आया धरती के शेप में, आकार में। भारत एशिया से जा टकराया और जैसे ही वो टकराया हिमालय का निर्माण हुआ। दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर के मिल गया और अफ्रीका भी यूरोप के नीचे जाकर नीचे वाली साइड को चला गया, और ऑस्ट्रेलिया भी एंटार्क्टिक से थोड़ा अलग किनारे वाली साइड को हो गया, और धरती की जो वर्तमान शेप है वो अस्तित्व में आई। तो अब हम आगे चलते हैं। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जॉइंट पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल प्लास्टिक की एक ऐसी बॉल जो अंदर से खाली हो, जैसे आपके टेबल टेनिस की बॉल होती है, उसको कहते हैं पिंग पोंग बॉल। तो कहते टिशान जोशी कह रही हैं कि वहाँ एंटार्क्टिक में चलना बिल्कुल वैसा था जैसे कि आप जॉइंट जॉइंट बहुत बड़े आकार की एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल में चल रहे हैं। डिवॉइड डिवॉइड वंचित को कहते हैं, या विदाउट समथिंग ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर मानव के कोई भी संकेत नहीं था। नो ट्रीज, वहाँ कोई पेड़ नहीं थे। अब मनुष्य क्या 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 संकेत बताए हैं टिशानी दोशी ने, वो सुनिए। नो ट्रीज, बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स होता है वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े तख्ते या बड़े बड़े बोर्ड्स जिसपे एडवर्टीजमेंट के लिए लगाए जाते हैं, जो शहरों के बाहर सड़कों के किनारे, उनको बिल बोर्ड्स कहते हैं। बिल्डिंग्स, वहाँ पर मनुष्य का संकेत देने वाली कोई भी चीज़ें नहीं थी, ना तो पेड़ थे, ना ही बड़े बड़े बोर्ड्स थे, ना ही इमारतें थीं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य जिसको कहेंगे या संदर्भ जिसको कहेंगे। एंड टाइम हियर, वहाँ पर पहुँच करके आप धरती के साथ जुड़ी हुई जो सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, संदर्भ की जो सेंस होती है, जो समझ होती है, वो वहाँ जा कर के आप खो देते हैं। यानी कि वहाँ जा कर के आपको लगता ही नहीं है कि आप जिस दुनिया में जी रहे थे उस दुनिया के साथ यहाँ का कुछ लेना देना है। द विजुअल स्केल, विजुअल जो दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है। स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक हो गया सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, टू द माइटी, माइटी ऐसे शक्तिशाली को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है भीमकाय के लिए, बहुत बड़े बड़े आकार के लिए। तो कहते जो देखने वाली चीज़ें हैं, दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, वो कैसी हैं, माइक्रोस्कोपिक, मतलब सूक्ष्मदर्शी से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं वहाँ पर। मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, या उसके मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। मिजीज एंड माइट्स, मिजीज होती हैं एक तरह की पैरासाइट्स होते हैं, ये जो मक्खियाँ होती हैं जो पशुओं के साथ लगती हैं, उनको मिजीज कहते हैं। एंड माइट्स, माइट्स घुन। टू ब्लू व्हेल्स, वहाँ पर कैसे जीव जंतु हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ हैं, माइट्स छोटे छोटे वो घुन जैसे पैरासाइट्स हैं। टू ब्लू व्हेल्स, बड़ी ब्लू व्हेल, नीली व्हेल जिसको सबसे बड़ा जानवर माना जाता है धरती पर, वो भी वहाँ है। एंड आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स होता है हिमखंड, हिमखंड मतलब आइसबर्ग जब पानी से बाहर होता है तो उसका बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है फ्लोट करते हुए, मतलब पानी के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन पानी के ऊपर बहुत बड़ा टुकड़ा होता है वो बर्फ़ का, उसको कहते हैं आइसबर्ग। वहाँ पर ब्लू व्हेल्स हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, हिमखंड हैं, एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े हिमखंड हैं जो कि कुछ देशों के बराबर, मतलब कुछ देश के क्षेत्रफल के बराबर तो वहाँ पर हिमखंड ही हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। आज तक जो सबसे बड़ा हिमखंड वहाँ देखा गया है या रिकॉर्ड किया गया है वो बेल्जियम देश के आकार का है। डेज गो एंड
ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24। सरियल होता है सपनों जैसी, जो अवास्तविक लगे उसको सरियल कहते हैं। 24 या विचित्र भी बोलते हैं। 24 आवर ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल दक्षिणी, सदर्न समर लाइट एंड अबिक्विटस, अबिक्विटस हुआ जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। साइलेंस अनइंटरप्टेड ओनली बाय ओकेजनल, ओकेजनल कभी कभार। एवलॉन्चेस, एवलॉन्चेस हुआ हिमस्खलन, हिमस्खलन का अर्थ हुआ जब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ खिसक आते हैं, बड़े बड़े टुकड़े खिसक आते हैं, उनको एवलॉन्चेस कहते हैं, जब तेज गति से वो गिरने लगते हैं। और काल्विंग, काल्विंग टूटती हुई। आइस शीट कंसेक्रेट्स, कंसेक्रेट करना होता है पवित्र बनाना। द प्लेस, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिन वहाँ बीतते रहते हैं, बीतते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई सपना जैसा हो। यह बड़े विचित्र बात है वहाँ कि हमेशा ही 24 घंटे ही वहाँ पर ऑस्ट्रल समर लाइट है, दक्षिणी सूरज की रोशनी है। एंड अबिक्विटस साइलेंस, और वहाँ पर कैसी साइलेंस है, कैसी चुप्पी है, ऐसी चुप्पी जो सब जगह व्याप्त है, मतलब हर जगह बिल्कुल शांति है। इंटरप्टेड, जिस जो बाधित होती है कभी कभी, कभी कभार हिमखंडों के स्खलन से, हिमस्खलन से, या फिर बर्फ की बड़ी बड़ी परतों के टूटने से। और इसी कारण वो स्थान जो है वो बड़ा पवित्र महसूस होता है। बोलने का क्या मतलब है, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आवाज़ें नहीं है, इसलिए और वो जो शांति है वो कभी कभार अवरोधित होती है। कब, जब बड़े बड़े हिमखंड गिरते हैं या बड़ी बड़ी बर्फ़ की चादरें जो हैं वो टूटती हैं, उस कारण वो शांति कभी कभार अवरोधित हो जाती है। It is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological भूगर्भीय history। immersion किसी रहस्य का पता लगना या नई चीज़ का पता लगना। ये ऐसा रहस्योद्घाटन है जिससे आप विवश हो जाते हैं अपने आप को इस पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखने के लिए। यानी कि वहाँ जाकर के आप विवश हो जाते हैं कि आप पृथ्वी के बारे में सोचें। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस होता है किसी बीमारी के लक्षणों का पहले से ही जो जानकारी होती है, पूर्व लक्षण जिसको कहते हैं, उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। और मनुष्यों के लिए जो प्रोग्नोसिस है, जो पूर्व लक्षण है, वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, मनुष्य का क्या प्रभाव रहा है धरती पर। ह्यूमन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सभ्यता have been around for a paltry very less, बहुत थोड़ा, बहुत कम, too small, 1200 years। मानव सभ्यता जो है वो इस धरती पर बड़े कम समय के लिए आई, समय पहले ही आई है, 12,000 साल पहले। barely a few seconds on the geological clock, जो कि भूगर्भीय घड़ी के हिसाब से सिर्फ कुछ एक क्षण ही हैं। in that short amount of time, इतने कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रक्कस, रक्कस शोर शराबा, अव्यवस्था। एचिंग, एच करना होता है गढ़ना, बना देना। अवर डोमिनेंस, डोमिनेंस प्रभुत्व ओवर नेचर विद अवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने कम समय में हम लोगों ने ये चीज़ कर ली है कि हमने इस धरती के ऊपर बड़ी अव्यवस्था क्रिएट की है, अव्यवस्था पैदा कर दी है। और इसके साथ साथ प्रकृति के ऊपर भी अपना प्रभुत्व जमा दिया है, अपने गाँव से, कस्बों से, शहरों से और महानगरों से। मतलब जितनी हम डेवलपमेंट करते गए हैं, उस डेवलपमेंट से हमने अपने प्रभुत्व को स्थापित किया है प्रकृति के ऊपर। द रैपिड तीव्र increase of human populations has left us battling, battle होता है युद्ध, लेकिन battling संघर्ष करना, with other species प्रजातियाँ, for limited resources। ये तो आप सबको भी पता ही होगा कि हमारे जो resources हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, resources संसाधन, वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या जब लगातार बढ़ रही है तो हम लोग खतरा बन गए हैं, मनुष्य जो है वो खतरा बन गया है अन्य प्रजातियों के लिए, अन्य प्रजातियां जो इस धरती के ऊपर हैं। तो वही चीज़ टिशानी भी कह रही हैं
कि द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये जो मानव जनसंख्या में बड़ी तेज वृद्धि हुई है, उसने हमें संघर्ष में डाल दिया है इस धरती पर जो अन्य प्रजातियां हैं उनके साथ सीमित संसाधनों के लिए। एंड द अनमिटिगेटेड कंटिन्यूअस निरंतर burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और इसके साथ ही क्या हुआ है, ये जो लगातार हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, उसके कारण जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने हैं ये सब आपके जीवाश्म ईंधन हैं। तो टिशानी जोशी कह रही हैं कि हम लोगों ने लगातार जीवाश्म ईंधनों को जला जला करके पूरी दुनिया के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल सा, एक आवरण सा, ब्लैंकेट ऐसे कंबल होता है लेकिन आवरण कह सकते हैं आप, आवरण सा बना दिया है, विच इज़ स्लोली, जो धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर, इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर इस धरती का, इस भूमि का जो एवरेज, जो सामान्य तापमान है उसको लगातार बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड, जलवायु में जो परिवर्तन है इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। डिबेट, वाद विवाद, हॉटली कंटेस्टेड का मतलब हुआ बड़ा एंग्री डिस्कशन जब हो जाता है उसको कहते हैं हॉटली कंटेस्ट करना। तो वर्तमान समय में एनवायरनमेंट की, जब भी पर्यावरण संबंधी जब भी कोई वाद विवाद होता है तो उस स्थिति में जलवायु परिवर्तन जो है वो एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर बहुत क्रोध से भरे हुए डिस्कशन, विचार विमर्श बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या क्या प्रश्न पैदा होते हैं कि क्या वेस्ट, पश्चिम में जो एंटार्क्टिक की शीट है, बर्फ की परत है, वो क्या पूरी तरह से एंटायरली, कंप्लीटली पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, या फिर गल्फ खाड़ी में ये जो बहता हुआ ओशन करंट है, समुद्री जल धाराएं हैं, करंट जल धारा, डिसरप्ट करना, अवरोधित होना, क्या वो अवरोधित हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या ये इसी के साथ अंत हो जाएगा उस दुनिया को, जिस दुनिया को हम जानते हैं। मे बी नॉट, हो सकता है ऐसा हो जाए, मे बी नॉट, हो सकता है ऐसा ना हो। ईदर वे, दोनों ही तरह से एंटार्क्टिक इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। एंटार्क्टिक जो है वो बहुत ही क्रूशियल, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, निर्णायक तत्व है इस डिबेट में, इस वाद विवाद में। Not just because it's the only place in the world which has never sustained, sustain करना होता है जीवित रखना किसी चीज़ को सपोर्ट करना जिंदा रहने में, a human population, and therefore remains relatively तुलनात्मक ढंग से pristine, प्राचीन, ancient in this respect। सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया का इकलौती जगह है एंटार्क्टिक जहाँ पर कभी भी मानव जनसंख्या नहीं रही है, एंड देयरफॉर, और इसी कारण शायद एंटार्क्टिक जो है वो बहुत प्राचीन है बाकी धरती के मुकाबले में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड लिपटे हुए इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। बल्कि एंटार्क्टिक का अध्ययन, या एंटार्क्टिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 500,000 ईयर साल पहले, यानी कि 5 लाख साल पहले के जो कार्बन के रिकॉर्ड हैं, कार्बन के जो संग्रह हैं, वो यहाँ की बर्फ़ की परतों में लिपटे हुए हैं। यानी कि यहाँ की बर्फ़ में बहुत 5 लाख साल पुराना जो कार्बन है वो संग्रहित है। इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि हम इस धरती के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, उसका निरीक्षण करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, एंटार्क्टिक इज़ द प्लेस टू गो। तो एंटार्क्टिक ही वो जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। Students on ICE, the program I was working with,
ऑन द शोकेल स्काई। शोकेल स्काई एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, शोकेल स्काई उस रिसर्च वेसल का, उस शोध करने वाले जहाज का नाम है जिस पर टिशानी डोशी एंटार्क्टिक गई हैं। Aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and provide कराना, उपलब्ध कराना, them with inspiring प्रेरणा देने वाले educational opportunities मौका, अवसर, which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Students on Ice, the program I was working with on the Shokil Sky. शोकिल स्काई नाम के इस नाव के ऊपर जिस प्रोग्राम में मैं काम कर रही थी, उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। एम्स टू डू एग्जैक्टली, और इस कार्यक्रम का यही एम है, यही लक्ष्य है, टू डू एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही करना, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जिसमें कि हाई स्कूल तक के बच्चों को ले जाया जाता है एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के एंड के पास, मतलब छोर के पास, ध्रुवों के पास, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें उपलब्ध कराए जाती हैं बहुत ही प्रेरणादायक शैक्षणिक मौके, विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, जिससे इन बच्चों के अंदर एक नई समझ और सम्मान आएगा हमारे इस ग्रह के लिए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। इस कार्यक्रम को चले हुए, ये जो कार्यक्रम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसको चले हुए 6 साल हो गए हैं अब। हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जिसके मुखिया कौन हैं? कनाडा के रहने वाले जॉफ ग्रीन हैं। हु गॉट टायर्ड, जो थक गए, ऑफ काटिंग, कार्ट शब्द से बना है। कार्ट का मतलब होता है बग्घी, चौपहिया या दोपहिया गाड़ी जो बैल या घोड़े के खींचने से चलती है, उसको कार्ट करना कहते हैं। तो कार्टिंग एज वर्ब जब इस्तेमाल किया गया तो कार्ट का मतलब हो गया ढोना, किसी को ले जाना। कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स मतलब जिज्ञासा के वश जो कोई काम करता है, यानी कि जिज्ञासु, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। जॉफ ग्रीन जो थक गए थे बड़े प्रसिद्ध लोगों को और रिटायर्ड और सेवानिवृत्त लोगों को ढो ढो करके, जो सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासु थे और बदले में उनसे बड़ा कम कुछ मिल सकता था, बड़े सीमित चीज़ वो दे सकते थे, उन लोगों को ढो ढो करके जॉफ ग्रीन थक गए थे। इसलिए उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को अब शामिल किया अपने इस कार्यक्रम में। With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb. Absorb ऐसे अवशोषित करने के लिए है, लेकिन यहाँ आत्मसात करना, learn and most importantly act. With students on ice, ये जो कार्यक्रम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसके साथ जॉफ ग्रीन आने पॉलिसी मेकर्स, योजना निर्माताओं की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, यानी कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो भविष्य के योजना निर्माता हैं, उनको जीवन बदल देने वाला अनुभव देते हैं जॉफ ग्रीन इस कार्यक्रम के ज़रिए। एट एन एज, ऐसी आयु में, व्हेन दे आर रेडी, जब बच्चे चीज़ों को आत्मसात करने में, समझने में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पर काम करने के लिए सक्षम हैं, तो उस स्थिति में जॉफ ग्रीन ने तय किया कि इनसे बेहतर लोग नहीं हो सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। यानी कि इस पूरा ये जो पैराग्राफ कहा गया है, इसका अर्थ ये है, जॉफ ग्रीन मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले बहुत से प्रसिद्ध लोगों को, सेवानिवृत्त लोगों को ले जाते रहे होंगे, तो नेचुरल है कि अगर कोई बड़ा प्रसिद्ध है, जिसके पास, जो बहुत रिच है, जिसको ज़्यादा लेना देना नहीं है धरती के पर्सपेक्टिव के साथ, और दूसरे वो लोग जो रिटायर्ड हैं, वो मान लिया कि वहाँ जाकर के अपनी धरती के लिए जागरूक तो होंगे, लेकिन वो जितने अच्छे तरीके से यंग लोग काम कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से वो बूढ़े लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जॉफ ग्रीन ने फिर निर्णय लिया कि वो सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत सफल रहा क्योंकि
ये बात असंभव है कि आप दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं जाएं और वहां जाकर के आप अफेक्टेड ना हो, आप प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो। इट्स ईजी टू बी ब्लेज। ब्लेज होता है ध्यान ना देना, किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट मानना, बहुत प्रभावित ना होना। अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zones of our respective latitude and longitude। इसमें टिशानी जोशी कह रही हैं कि जब हम लोग अपने अपने कंफर्ट जोन्स में, आरामदायक क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, अपने अपने अक्षांशों और दक्षांशों के बीच बैठे हुए हैं, तब हम अनभिज्ञ रह सकते हैं इस बात से कि पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ की परतें पिघल रही हैं। तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब हम अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उससे हमें कोई नुकसान हो रहा है। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप ग्लेशियर्स बड़े बड़े हिमखंड, रिट्रीट करना होता है, ऐसे रिट्रीट करना होता है अपने कदमों को पीछे बढ़ाना, पीछे खींचना, लेकिन यहाँ ख़त्म होना, कम होना। एंड आइस शेल्फ्स कलेप्सिंग, जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े हिमखंड ख़त्म हो रहे हैं, आइस शेल्फ्स कलेप्सिंग, बर्फ़ की परतें, कलेप्स करना ऐसे मरने को, बेहोश होने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है पिघलना, ख़त्म हो जाना। यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने पिघलती हुई बर्फ़ की परतों को और पहाड़ों को टूटते हुए देखेंगे तो आप रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे, ये समझना शुरू कर देंगे कि वाकई में ग्लोबल वार्मिंग का ये जो खतरा है ये वाकई में वास्तविक है, सिर्फ कोई बात ही नहीं है। आज हम यहीं तक करेंगे। कंक्लूड करने से पहले इसके वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र। डिवॉइड, विदाउट समथिंग, वंचित। बिलबोर्ड, होर्डिंग। पर्सपेक्टिव, पॉसिबिलिटी, परिप्रेक्ष्य। माइटी, पावरफुल, शक्तिशाली। मिजिस, फ्लाई लाइक पैरासाइट, मक्खी के जैसा परजीवी। सरियल, वेरी स्ट्रेंज, स्वप्न जैसा। अबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ओकेजनल, कभी कभार। एवोलांच, अ मास ऑफ स्नो स्लाइडिंग रैपिडली। काल्विंग, ब्रेकिंग अप। कंसेक्रेट, पवित्र बनाना। इमर्शन, कंप्लीटली इन्वॉल्व, पूरी तल्लीनता से, पूरे ध्यान से। प्रोग्नोसिस, पूर्व लक्षण। पाल्ट्री, टू स्मॉल, बहुत थोड़ा। रक्कस, अ नॉइजी कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, बहुत ही शोर वाली, परेशानी वाली सिचुएशन। एच, एनग्रेव करना, नक्काशी करना। डोमिनेंस, प्रभुत्व। डोमिनेंस, प्रभुत्व। अनमिटिगेटेड, कंटिन्यूअस, निरंतर। contested, discuss in an angry way. Crucial, extremely important, निर्णायक। Sustain, to keep alive. Inspire, प्रेरित करना। Cart, carry in a cart, ढोना, ले जाना। Blaze, not impressed by things. Retreat, to move back. Austral, this is दक्षिणी। आज यहीं तक। थैंक यू।